मैं एडवोकेट सुधीर वाजपेयी कानपुर नगर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, मेरे एक दर्शक ने मुझे एक कमेंट भेजा कि उसकी शादी हुई थी किंतु वह नामर्दगी के कारण अपनी पत्नी से संबंध नहीं बना सका। तो इस संबंध में उसकी पत्नी उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है, यह कमेंट उन्होंने मुझको भेजा। तब मैंने सोचा कि इस तरह की प्रॉब्लम लाखों लोगों के समक्ष होगी और वो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्सुक होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस विषय पर एक वीडियो बनाया जाए कि नपुंसकता के कारण हिंदू विवाह अधिनियम में विवाह को रद्द करने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। क्या नपुंसकता के कारण विवाह को रद्द, शून्य, अमान यानी नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। इस संबंध में आज मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 1 का यानी सेक्शन 12(1)(a) के तहत नपुंसकता के बारे में विवाह को नल एंड वॉइड घोषित करने के लिए एक वैध आधार माना गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 की उपधारा 1 का में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कोई विवाह शून्य घोषित किया जा सकता है और इस आधार पर रद्द किया जा सकता है कि प्रतिवादी यानी पति या पत्नी विवाह के समय नपुंसक था और अब भी नपुंसक है। विवाह को निरस्त करने के लिए क्या शर्तें हैं, अब मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। निरस्तीकरण की शर्तें यानी नपुंसकता के कारण विवाह के निरस्तीकरण की शर्तें। विवाह के समय पति या पत्नी में नपुंसकता विद्यमान होनी चाहिए। दूसरा, विवाह निरस्तीकरण हेतु याचिका दायर करने के समय भी नपुंसकता बरकरार रहनी चाहिए। यानी नपुंसकता विवाह के समय होनी चाहिए और जब विवाह को शून्य, अमान, नल एंड वॉइड घोषित करने के लिए याचिका प्रस्तुत की जाती है तब भी नपुंसकता बरकरार होनी चाहिए। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 1 का के तहत विवाह को शून्य, अमान्य घोषित करने के लिए कौन याचिका प्रस्तुत कर सकता है। नपुंसकता के आधार पर विवाह को नल एंड वॉइड घोषित करने के लिए पति या पत्नी में से कोई भी माननीय न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है और याचिकाकर्ता को नपुंसकता के दावे के समर्थन के लिए सबूत पेश करने की जरूरत होती है। यानी नपुंसकता के आधार पर पति या पत्नी में से कोई माननीय पारिवारिक न्यायालय में धारा 12 की उपधारा 1 का के तहत विवाह को शून्य व अमान्य घोषित करने के लिए, नल एंड वॉइड घोषित करने के लिए याचिका प्रस्तुत कर सकता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जब नपुंसकता के आधार पर याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है
तब उस मामले में क्या सबूत हो सकते हैं? नपुंसकता के मामले में न्यायालय दावे की वैधता निर्धारित करने के लिए प्रतिवादी की चिकित्सा जांच का आदेश दे सकता है। नपुंसकता स्थापित करने के लिए चिकित्सा साक्ष्य अक्सर महत्वपूर्ण होते हैं। यानी जब न्यायालय में वाद आता है तब माननीय न्यायालय प्रतिवादी की नपुंसकता के बारे में जानकारी करने के लिए उस व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षण यानी मेडिकल एग्जामिनेशन कराए जाने का आदेश पारित कर सकते हैं और उस व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन चिकित्सीय परीक्षण होने पर डॉक्टरों की रिपोर्ट आने के पश्चात माननीय न्यायालय यह सुनिश्चित करेंगे कि क्या उस व्यक्ति को नपुंसकता है अथवा नहीं है। यदि न्यायालय पाता है कि विवाह को रद्द करने की शर्तें पूरी हो गई हैं तो वह विवाह को नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हिंदू विवाह अधिनियम में नपुंसकता का क्या मतलब है। नपुंसकता का अर्थ है पूर्ण और प्राकृतिक संभोग करने में असमर्थता। यह किसी जैविक दोष के कारण हो सकता है या सामान्य रूप से या किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में यौन संभोग के प्रति अजय घृणा या घृणा के कारण हो सकता है या सिफिलिस जैसी किसी घृणित और लाइलाज बीमारी के कारण हो सकता है जो व्यक्ति को संभोग करने में असमर्थ बनाती है। यह शारीरिक अक्षमता के कारण नहीं हो सकता है और यह मानसिक या शारीरिक स्थिति के कारण हो सकता है जो सामान्य संभोग को असंभव बना देता है। कोई व्यक्ति नपुंसक है यदि उसकी शारीरिक या मानसिक स्थिति विवाह के पूर्ण होने को व्यवहारिक रूप से असंभव बनाती है। नपुंसकता शारीरिक दोष या मानसिक स्थिति जैसे यौन क्रिया के प्रति अरुचि के कारण उत्पन्न हो सकती है। दूसरे शब्दों में संभोग के कार्य के प्रति प्रतिवादी की ओर से अजय और लगातार अरुचि नपुंसकता के बराबर है। ज्योत्सना बेन रतिलाल बनाम प्रवीण चंद्र तुलसीदास के मामले में माननीय न्यायालय ने नपुंसकता के आवश्यक घटक के बारे में बताया है। नपुंसकता का आवश्यक घटक यौन क्रिया को पूरा करने में असमर्थता है और इस संदर्भ में इसका अर्थ आंशिक या अपूर्ण नहीं बल्कि सामान्य और पूर्ण संभोग है। यह अक्षमता या तो प्रजनन अंगों में संरचनात्मक दोष से उत्पन्न हो सकती है जो लाइलाज है और पूर्ण संभोग को अव्यवहारिक बना देती है। रीता बनाम निजामन बनाम बालकृष्ण निजामन AIR 1973 दिल्ली के मामले में माननीय न्यायालय ने कहा था कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अपूर्ण और आंशिक संभोग विवाह की परिणति नहीं माना जाएगा। यहाँ पर यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पति के खिलाफ नपुंसकता का झूठा आरोप लगाना हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पत्नी द्वारा क्रूरता के समान हो सकता है। यदि पत्नी अपने पति पर नपुंसकता का झूठा आरोप लगाती है तब यह पति के प्रति क्रूरता माना जाएगा और इस आधार पर पति अपनी पत्नी से धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की याचिका प्रस्तुत कर तलाक भी प्राप्त कर सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ
कि यौन नपुंसकता के आधार पर विवाह को नल एंड वॉइड तभी घोषित किया जा सकता है जब स्थिति स्थायी हो और लाइलाज हो, अर्थात इसका इलाज नहीं किया जा सकता है। यानी यदि पति या पत्नी में से किसी को नपुंसकता है और वह इस हद तक है कि उसका इलाज संभव नहीं है, तब उस व्यक्ति को नपुंसकता है यह माना जाएगा। किंतु यदि उसका इलाज संभव है तब उस व्यक्ति को नपुंसक नहीं माना जाएगा। यानी जो बीमारी है वो लाइलाज होना चाहिए। कोर्ट में नपुंसकता कैसे साबित करें, अब मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। नपुंसकता को कोर्ट में चिकित्सीय परीक्षण या विवाह के बाद दोनों पक्षों के आचरण से साबित किया जा सकता है या याचिकाकर्ता की गवाही से भी स्थापित किया जा सकता है यदि उसकी गवाही अत्यधिक पुष्ट व मजबूत हो। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि शून्य विवाह व शून्यकरणीय विवाह क्या होता है। शून्य विवाह वह विवाह है जिसके बारे में माना जाता है कि उसका कानूनी तौर पर कभी अस्तित्व नहीं था और ऐसा विवाह प्रारंभ से ही शून्य होता है व अमान्य माना जाता है। जबकि शून्यकरणीय विवाह वह विवाह है जिसे पति या पत्नी द्वारा एक डिक्री के माध्यम से अमान्य कर दिया जाता है, उसे शून्यकरणीय विवाह कहते हैं। यह विवाह कानूनी तौर पर मान्य है, लेकिन विवाह के किसी भी एक पक्ष द्वारा न्यायालय में चुनौती पर इसे निरस्त किया जा सकता है। यह प्रारंभ से ही शून्य व अमान्य नहीं होता है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि शून्य विवाह और शून्यकरणीय विवाह क्या होता है। नपुंसकता के आधार पर जो विवाह होता है वह विवाह शून्यकरणीय विवाह होता है। यानी उस विवाह को वैध तब तक माना जाता है जब उस विवाह को किसी पक्ष द्वारा माननीय न्यायालय में विवाह को शून्य व अमान्य नल एंड वॉइड घोषित करने के लिए याचिका प्रस्तुत ना की गई हो और माननीय न्यायालय द्वारा उस आधार पर, इन नपुंसकता के आधार पर उस विवाह को शून्य व अमान्य नल एंड वॉइड घोषित किया गया हो। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जब पति या पत्नी में से कोई व्यक्ति नपुंसकता के आधार पर माननीय न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करता है, तब नपुंसकता को साबित करने का भार किस व्यक्ति पर होता है। नपुंसकता को साबित करने का भार याचिकाकर्ता पर होता है, जिसने याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है और जिसने दूसरे पक्ष पर आरोप लगाया है। यानी वाद को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि दूसरा पक्ष नपुंसक है, और यदि वह याचिकाकर्ता इस तथ्य को साबित नहीं कर पाता है तब उसकी याचिका माननीय न्यायालय द्वारा खारिज की जा सकती है। और यदि याचिकाकर्ता चिकित्सीय आधारों पर या अन्य आधारों पर अपने तथ्यों को साबित कर देता है, तब माननीय न्यायालय संतुष्ट होने पर उसकी याचिका को स्वीकार कर नपुंसकता के आधार पर विवाह को नल एंड वॉइड घोषित करने के लिए डिक्री पारित कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि तमाम औरतें जो बच्चे पैदा नहीं कर पाती हैं, जिन्हें बांझ कहा जाता है, क्या उनको कानून की नज़र में नपुंसक माना जाएगा। इस संबंध में कानूनी स्थिति यह है कि बांझ स्त्री को नपुंसक नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार यदि पुरुष में शुक्राणुओं की कमी है तो क्या उस पुरुष को नपुंसक माना जा सकता है। तो इस संबंध में भी कानूनी प्रावधान ये है कि उस पुरुष को नपुंसक नहीं माना जा सकता है जब तक कि उसकी बीमारी लाइलाज ना हो। और शुक्राणु में कमी को इलाज के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से दूर किया जा सकता है और यह बीमारी ठीक हो सकती है और शुक्राणु में वृद्धि हो सकती है। तो केवल शुक्राणु में कमी के कारण उस व्यक्ति को नपुंसक नहीं माना जा सकता है। धारा 12 की उपधारा 1
का हिंदू विवाह नियम के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष साक्ष आने पर और उससे संतुष्ट होने पर विवाह को नल एंड वाइड घोषित कर सकते हैं। और जब माननीय न्यायालय विवाह को नल एंड वाइड घोषित करते हैं तब वह विवाह अमान्य व शून्य माना जाएगा और उस विवाह का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप प्लीज़ मेरे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें ताकि कानून की महत्वपूर्ण जानकारी और लोगों तक पहुंच सके और लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू।